हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेविडसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या प्रूफ हम करने वाले हैं, ये हमने बच्चों आपको लास्ट क्लास में भी बताया था और वापस से आज हम इसको बताते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, देखो बच्चों, मैंने आपको डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस अपने पास था उसके बारे में मैंने बताया। क्या बताया था आपको कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जो भी बच्चों पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जब वो किसी स्पीड से मूव करते हैं, यानी जब वो मोशन में रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं बच्चों? वेव नेचर को भी क्या करते हैं? शो करते हैं। यानी जो डी ब्रोगली, जिसको डी ब्रोगली बोला क्या जा सकता है, उसे डी ब्रो इस तरीके से इसको कहा जाता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था अपने पास में कि जो पार्टिकल्स होते हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेकर बताया भी कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत हाई स्पीड से मोशन करता है तो वो आगे जाकर किस फॉर्म में? वेव फॉर्म में अपने पास क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वेव फॉर्म में अपने पास ट्रेवल करता है। तो यानी उन्होंने पार्टिकल्स की, मैटर्स की ड्यूल नेचर को बताया था। अब उस ड्यूल नेचर को प्रूफ करने के लिए डेविडसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट दिया, और एक साइंटिस्ट और थे बच्चों, जेपी थॉमसन। कौन साइंटिस्ट थे? जेपी थॉमसन, जो जे जे थॉमसन के सन ही थे। जेपी थॉमसन, जे थॉमसन पढ़ा है भाई ना आपने? तो ये जेपी थॉमसन, इनके जो जे थॉमसन थे उनके सन थे। तो बच्चों इन तीनों को ही नोबेल अवार्ड मिला हुआ है इसी थ्योरी पर। अब ये थ्योरी क्या है? तो डेविडसन हाइपोथेसिस उन्होंने दी, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए डेविडसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसका जो भी अपने पास में सेटअप था, उस सेटअप को हमने यहां बना दिया है पहले, ताकि हमारे लिए समझाना भी बहुत इजीली रहे। तो डेविडसन और जर्मन ने किया क्या बच्चों? डेविडसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन लिया भाई। क्या लिया? डेविडसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन लिया, और उस इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट उन्होंने क्या करवाया? मूव करवाया, जैसा भी हम समझेंगे। और बहुत फास्ट मूव करवाकर बच्चों उससे इन्होंने डिफ्रैक्शन को प्रूव किया। किसको प्रूव किया बच्चों? डिफ्रैक्शन को प्रूव किया। और डिफ्रैक्शन जो होती है बच्चों, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्रैक्शन क्या होती है? वेव की प्रॉपर्टी होती है। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव अपने पास इंटरफेरेंस होते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स पर लाइट का इंटेंसिटी जो आता है वो बच्चों अपने पास में मैक्सिमम आता है, कुछ पर कैसा आता है? मिनिमम आता है। तो इन्होंने क्या करवाया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को बहुत फास्ट मूव करवाया, और बहुत फास्ट मूव करवाकर किसी सरफेस पे उन्होंने इंसिडेंट उसको करवाया, और देखा कि वो इलेक्ट्रॉन जब डिफ्रैक्ट कर रहे थे तो डिफ्रैक्शन में कुछ पॉइंट्स पर, कुछ जगह तो लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम आने लगा, कुछ पर मिनिमम आने लगा। और ऐसा नेचर केवल और केवल कौन शो कर सकता है बच्चों? वेव शो कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी जैसी बिहेव कर रहा है बच्चों? वो वेव की जैसे ही क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। तो उसी चीज को हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने वाले हैं। वापस से देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन को फास्ट मूव करवाए, डिफ्रैक्शन प्रूव किया, और डिफ्रैक्शन में अपने पास में बच्चों इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम आती रहती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहता है। तो यही यहाँ पर भी चीज अपने पास आई कि इलेक्ट्रॉन जब ऑल डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट कर रहा था, या ऑल डायरेक्शन में ये जब हमें बात टकरा कर रिफ्लेक्शन के कारण या स्कैटरिंग के कारण जब वापस रिटर्न हो रहा था, तो ये ऐसे ऐसे मान लो ऐसे कर रहा था, तो कुछ पर इंटेंसिटी है मैक्सिमम, कुछ पर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। यानी यहाँ पर अपने पास में क्या शो होने लगा? डिफ्रेक्शन शो होने लगा। और डिफ्रेक्शन केवल और केवल कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? वेव ही कर सकता है। तो यहाँ पर वेव नेचर अपने पास इलेक्ट्रॉन का यानी पार्टिकल का क्या होता है? प्रूफ होता है। लेकिन इस वेव नेचर को बच्चों हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम इसको प्रैक्टिकली भी प्रूफ करेंगे। हम देखेंगे कि जो डी ब्रोगली ने बताया था
कि इनका जो वेवलेंथ होता है h/p, क्या उसी से अपने पास या उसी के क्लोजेस्ट अपने पास इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है क्या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी हम इसको बच्चों मैथमेटिकल भी प्रूव करेंगे, जो ब्रेक के लॉ से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिया कि बच्चों सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि मैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकूं, इंसिडेंट करवा सकूं, उस इलेक्ट्रॉन को मैं मूव करवा सकूं। और उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालना पड़ेगा बच्चों, सरफेस से बाहर निकालना पड़ेगा। और सरफेस से बाहर निकालने के लिए बच्चों यहां पर टंगस्टन का एक फिलामेंट ले लिया जाता है। किसका फिलामेंट ले लिया बच्चों हमने, टंगस्टन का। अब टंगस्टन का फिलामेंट बच्चों क्या करता है, आपको पता है कि बल्ब वगैरह में टंगस्टन का ही फिलामेंट यूज आता है, कि जैसे उसमें करंट का फ्लो होता है तो वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। यदि हीट होगा तो इसमें जो भी अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो इजीली में बाहर मूव करने लग जाएंगे। वर्क फंक्शन वाली बात समझे, क्योंकि इसको यदि अपने पास में क्या मिलने लगा, टेम्परेचर मिलने लगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली में क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। और देखिए हम बात करते हैं, इस फिलामेंट का कनेक्शन हम लो टर्मिनल की बैटरी से कर देते हैं, ताकि इसको वोल्टेज मिले। वोल्टेज मिलेगा तभी बच्चों गर्म होगा अपने पास में। तो यहां पर लो टेम्परेचर की बैटरी का यूज किया जाता है, लो टर्मिनल बैटरी का यूज किया जाता है। लो टर्मिनल वोल्टेज 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, लास्ट इतना ही यहां पर हम क्या करते हैं, मतलब यहां 6 to 12 वोल्ट तक ही लास्ट अपने पास में किसका यूज किया जाता है, बैटरी का यूज किया जाता है। अब देखें, अब टंगस्टन से इजीली में क्या निकल जाए, अपने पास इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो टंगस्टन फिलामेंट से इजीली में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस टंगस्टन के फिलामेंट्स पर हम कोटिंग कर देते हैं, किसकी, बेरियम ऑक्साइड की। अब देखो सर ये तो बाहर कर रखी कोटिंग ही बच्चों, बाहर कोटिंग नहीं है, इसी फिलामेंट पर इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बेरियम ऑक्साइड की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं बच्चों, कोटिंग ऑफ बेरियम ऑक्साइड। अब सर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि बच्चों बेरियम ऑक्साइड का जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी इस बेरियम ऑक्साइड का अपने पास में वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इजीली में यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इजीली में इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन कम होने पर इनको कम एनर्जी का ही रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन्स को होता है और वो इजीली में यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ ये जो फिलामेंट अपने पास है बच्चों, इस फिलामेंट के ऊपर हम कोटिंग करते हैं बेरियम ऑक्साइड का, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है और इजीली में कम टेम्परेचर, कम एनर्जी पाकर भी इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में बच्चों हम इलेक्ट्रॉन के फिल्टर का यूज करते हैं, यानी हम इसके मिड में एक ऐसे फिल्टर का यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो मैं इस फिल्टर के थ्रू 10 इलेक्ट्रॉन को भेज सकता हूं। यानी इस फिल्टर का यूज नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के फिल्टर में किया जाता है। मुझे यदि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो इस फिल्टर का क्या काम होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन को ही भेजेगा। इस तरीके से ये फिल्टर बनाया जाता है या होता है कि जितने नंबर्स ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे भेजने हैं, मूव करवाने हैं, उसके लिए यहाँ पर अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फिल्टर का यूज किया जाता है। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं उनका स्पीड बहुत कम होता है, उनका स्पीड क्या होता है, बहुत कम होता है। और हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं जिनका स्पीड बहुत फास्ट हो, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत फास्ट होगा तब भी वो डिफ्रैक्शन बहुत अच्छा बताएगा अपने पास में। तो यहां पर क्या किया गया बच्चों, इसके जस्ट आगे एक नैरो सिलेंडर का, एक सिलेंडर का यूज किया जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही नैरो होल बना रहता है, बहुत ही फाइन यहाँ पर होल, देखो ये एक छोटा सा होल बना रहता है।
जिससे इलेक्ट्रॉन का एक बीम आपको डायरेक्टली प्राप्त हो जाए। क्योंकि जैसे मान लो कि बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो हो सकता है कि बच्चों वो और डायरेक्शन में क्या होने लग जाए, स्प्रेड होने लग जाए, फैलने लग जाए। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमें एक बीम में प्राप्त हो जाए, एक स्पीडली बीम में प्राप्त हो जाए, एक ही फॉर्म में प्राप्त हो जाए, एक ही लाइन में आपको प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके जस्ट आगे कनेक्ट कर देते हैं, किसको, एक सिलेंडर को कनेक्ट कर देते हैं विथ नैरो होल, जिसके अंदर एक बहुत नैरो होल होता है जो इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में चेंज करता है, बीम की फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन यहां देखें, अभी भी इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, कम है भाई, और हमें इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या चाहिए होता है, फास्ट चाहिए होता है। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां पर हाई टर्मिनल बैटरी का यूज करते हैं। हाई टर्मिनल कितना बच्चों, अप्रोक्सीमेट 40 वोल्ट टू 60 वोल्ट, 70 भी चला जाता है कई बार, 40 60 70 वोल्ट की बैटरी का यहां क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इतना वोल्टेज जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से क्या करने लगते हैं, एक्सलेट होने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाता है बच्चों, फास्ट हो जाता है। तो बच्चों यहां तक अपने पास प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया कि यहां पर हाई टर्मिनल बैटरी का यूज किया और 40 टू अप्रोक्सीमेट 60 70 वोल्टेज यहां पर इन्होंने दिया, कैसा, पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि पॉजिटिव देंगे तभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और स्पीड से क्या करेंगे, इसके पास में आएंगे और वो स्पीड से क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक स्पीड से आता हुआ बीम देखो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन का बीम है जिसको हम इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ये यहाँ पर फिर क्या करवाए जाते हैं बच्चों, निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट करवाए जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के बीम है यहां सामने लगे बच्चों निकल क्रिस्टल पर क्या करवाए गए, इंसिडेंट करवाए गए। और इंसिडेंट करवाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर करते हैं, स्कैटरिंग इनका होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में। अब इन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर अपने पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स ये निकल क्रिस्टल पर जब हम इंसिडेंट करवाते हैं बच्चों, तो इंसिडेंट करवाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स यहां रिफ्लेक्ट हो रहे, इनका स्कैटरिंग होगा, ये ऑल डायरेक्शन में अपने पास क्या करेंगे, स्प्रेड होंगे, फैलेंगे। तो इसलिए यहां पर देखो मूवेबल डिटेक्टर, देखो ये डिटेक्टर, ये डिटेक्टर डिटेक्ट करने वाला, ये मूवेबल डिटेक्टर हम लगा देते हैं जो इस तरीके से चारों तरफ क्या करता है बच्चों, इस तरीके से मूव करता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के आने का हमें क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस बार रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आया है। इसके साथ ही साथ हम एक सर्कुलर क्या लगा देते हैं बच्चों, स्केल भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, सर्कुलर स्केल भी हम लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि देखो इस पॉइंट पर, इस मेजरमेंट पर इलेक्ट्रॉन जो है इस डिटेक्टर के द्वारा क्या किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। अब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी कैसे ज्यादा पता चलेगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी में पता चलेगा कि कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको डिटेक्ट करेगा, तो हमने इसके साथ में क्या कनेक्ट कर दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होगा कि बच्चों करंट आएगा, और करंट का इंटेंसिटी यदि अपने पास ज्यादा है, या ये कह सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है, ज्यादा डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसका मीन वहां पर अपने पास में इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ज्यादा है भाई, वहां पर करंट क्या आ रहा है, अपने पास ज्यादा आ रहा है। यदि कम डिफ्लेक्शन कर रहा है, इसका मतलब वहां इंटेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन में करंट का, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से वह करंट का फ्लो भी अपने पास कम हो रहा है। तो यानी यह डिटेक्ट करने के कारण या डिटेक्ट होने के बाद भी हमें यह पता लगाना है कि इंटेंसिटी ज्यादा है कम है, तभी तो बच्चों हम डिफ्लेक्शन को बता सकते हैं।
तो इसलिए ये मूवेबल डिटेक्टर का यूज किया जाता है, जिसके साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चों, वह डिफ्लेक्शन देता है। डिफ्लेक्शन कम, किसी कहीं कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं ज्यादा, इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो कहीं कम कहीं ज्यादा जब अपने पास आता है तो इंटेंसिटी में अपने पास वेरिएशन बताता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि वह डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो बच्चों इसका सेटअप था। डेविडसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट में सेटअप था। फटाफट से 2 मिनट में फटाफट से हम देख लेते हैं वापस से क्या, कि इन्होंने बच्चों एक टंगस्टन फिलामेंट का यूज किया। इनसे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते थे। यहाँ लो टर्मिनल बैटरी का यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन एमिटर की जैसे वर्क कर रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ये इजिली मूव करे, इसलिए यहाँ पर हम कोटिंग कर देते हैं बच्चों बेरियम ऑक्साइड का, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम होता है। तो यहाँ वर्क फंक्शन कम होगा तो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को आगे हमें कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फिल्टर का यूज करते हैं। और हमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेड नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए एक बीम की फॉर्म में चाहिए। तो यह नैरो सिलेंडर का हम यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का बीम आपको प्राप्त हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं हाई टर्मिनल बैटरी का यूज करते हैं, जो 40 टू अप्रोक्सीमेट 60 टू 70 वोल्टेज होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करते हैं, निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होते हैं, और उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, स्कैटरिंग उनका होता है, वो ऑल डायरेक्शन में यहाँ फिर स्प्रेड होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। और उनको डिटेक्ट करने के लिए या मूवेबल डिटेक्टर का यूज किया जाता है, जो सर्कुलर स्केल के साथ कनेक्ट होता है, और इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर अपने पास कनेक्ट होता है। अब देखिए भाई बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे क्या रिजल्ट उनको प्राप्त हुए जिससे प्रूफ हुआ कि यहां वास्तव में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि ये जो वोल्टेज था, ये जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज चेंज कर करके देखा इन्होंने। भाई इनको कैसे पता चला कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे हम डिफ्लेक्शन को बताएंगे यहां। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चे जो यहां वोल्टेज दिया जा रहा था उसको चेंज करके देखा, और वो जैसे जैसे बच्चों यहाँ वोल्टेज को चेंज कर रहे थे वैसे वैसे यहाँ फाइव में भी क्या आ रहा था, वेरिएशन आ रहा था। और फाइव यहाँ क्या होगा बच्चों अपने पास में, फाइव यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल या स्कैटरिंग एंगल होगा अपने पास में, या हम इसको डिफ्लेक्शन एंगल भी बोलेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने देखो क्या क्या किया, उन्होंने देखा क्या, देखे उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इन्होंने बच्चों स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज लिया, मान लो कि इन्होंने वोल्टेज लिया 10 वोल्ट, फिर लिया 20 वोल्ट, फिर लिया 30 वोल्ट, फिर लिया 40, 50, 60, ऐसे इन्होंने 70 वोल्ट तक मान लेते लिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने देखा क्या कि बच्चों 10 वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ में लाइट का क्या बच्चों इंटेंसिटी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है इंटेंसिटी, यानी हम ये कह सकते हैं चलिए ये अपने पास फाई है, ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया 10 वोल्ट पर, उस इलेक्ट्रॉन को मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और गैल्वेनोमीटर में जब उनकी इंटेंसिटी को देखा गया, उनके डिफ्लेक्शन को देखा गया, तो कुछ ज्यादा खास वेरिएशन नहीं आ रहा था, उनका इंटेंसिटी ऐसे 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 देखा आप, थोड़ी सी मैक्सिमम फिर मिनिमम, थोड़ी सी मैक्सिमम फिर मिनिमम, मतलब कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आया भाई। यहां जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करना स्टार्ट किया इस मूवेबल डिटेक्टर से, जब कितना वोल्टेज लिया, बहुत कम वोल्टेज लिया 10 वोल्ट, तो इंटेंसिटी में कुछ ज्यादा वेरिएशन उनको इलेक्ट्रॉन की दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो कैसा है बच्चों इधर आने लग गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आए, और उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं है। फिर वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाया इन्होंने, थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाया और डिफ्लेक्शन अपने पास आया, 5 और आया। अब थोड़ा सा और ज्यादा हुआ, ये लो थोड़ा सा और ज्यादा हुआ, ठीक, इंटेंसिटी में और वेरिएशन आया। और इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे देखा गया, गैल्वेनोमीटर से। कुछ जगह गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज्यादा दे रहा था, कुछ जगह गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कम दे रहा था, लेकिन इतना ज्यादा इतना कम नहीं दे रहा था, यानी वेरिएशन ज्यादा और कम में नहीं आ रहा था। मान लो इंटेंसिटी किसी जगह 10 आ गई तो किसी जगह 9.5 आ गई, तो कुछ ज्यादा वेरिएशन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में नहीं आ रहा था। फिर वोल्टेज और बढ़ाया 30, तो थोड़ा सा और ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, और ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब और ज्यादा वेरिएशन आ गया इंटेंसिटी में।
अलग अलग जगह और ज्यादा वेरिएशन आने लगा। तो उनके दिमाग में ये पिक्चर तो क्लियराइज हो गई, पिक्चर तो क्लियर हो गई कि देखो इंटेंसिटी वोल्टेज बढ़ाने पर धीरे धीरे अपने पास में और ज्यादा वेरी कर रही है, इंटेंसिटी में मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस धीरे धीरे ज्यादा आने लगा। तो उनके माइंड में एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि यहां पर अपने पास डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए कुछ पॉइंट्स पर आपके पास मैक्सिमा आ रहा है और कुछ पॉइंट्स पर मिनिमा आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि और करके देखते देखा वास्तव में अपने पास चीज सही आ रही नहीं आ रही, तो उन्होंने फिर वोल्टेज और बढ़ाना स्टार्ट किया। इन्होंने फिर अप्रोक्सीमेट जो वोल्टेज हमने बता रखा है बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग हमने को कुछ ग्राफ भी बता रखे हैं, उन्होंने लगभग 44 वोल्ट से 68 वोल्ट पर सबसे ज्यादा वेरिएशन देखा। जो इलेक्ट्रॉन्स या डिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे उनमें सबसे ज्यादा जो वेरिएशन देखा कि कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम कुछ पर मिनिमम, यानी इंटेंसिटी में उन इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी में जो सबसे ज्यादा वेरिएशन देगा वो 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के मिड में देखा। इसमें भी उन्होंने वेरिएशन देखो जो देखा वो सबसे ज्यादा 54 वोल्ट पर देखा, यानी 54 वोल्ट पर उनको बच्चों मैक्सिमा प्राप्त हुआ। और उस कंडीशन में जो फाई आया वो कितना डिग्री आया, 50 डिग्री आया। यानी वो इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट 54 वोल्ट पर जब दिया गया और 50 डिग्री पर जो यहां से डिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उस पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उसको प्राप्त हुई। यानी यहां उन्होंने देखा कि गैलोमीटर बच्चों अलग अलग पॉइंट पर, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, तो ना इलेक्ट्रॉन की जब इंटेंसिटी मेजर की, जो गैलोमीटर में करंट मेजर करने से, डिफ्लेक्शन मेजर करने से पता चल जाएगा, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट इस तरीके से कम वोल्टेज जब यहाँ वो दे रहे थे हाई टर्मिनल बैटरी से, तो ज्यादा वेरिएशन वहां इंटेंसिटी में नहीं आ रहा था। लेकिन 44 से 68 वोल्ट देने पर वेरिएशन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आने लगा और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी उनको 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए प्राप्त होने लगी। तो इसी के बेसिस पर देखो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ में हमें यही बताना पड़ता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम आ रही है। तो आप जो भी ग्राफ आपको दे रखे 44, जैसे मान लो 44 वोल्टेज का ये इंटेंसिटी है भाई, ठीक है, ये इंटेंसिटी है और ये फाई है, ये इंटेंसिटी और ये फाई है। तो देखो ये 44 वोल्टेज पे बना रहे, ये 44 वोल्ट पर है और ये अपने पास मान लो 54 पे। तो ये 44 पर देखे, ये लो 44 पर, 44 पर देखेंगे इंटेंसिटी, ये चलो मैक्सिमम हुई, फिर वापस से अपने पास में कैसे होने लगे, मिनिमम। यहां देखिए आप इस तरीके से, यानी ज्यादा वेरिएशन आने लगा भाई। 54 वोल्टेज से मैक्सिमम भी आया, 54 वोल्ट मैक्सिमम भी आया और वेरिएशन भी सबसे ज्यादा आने लगा। यानी नॉर्मली यदि हम इस ग्राफ को इस तरीके से सभी को ग्राफ को एक साथ यदि बताए तो देखो इस तरीके से भी बता सकते हैं भाई आप, कि जैसे ये आई है इंटेंसिटी है, ये मान लो 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 40, ये 54 वोल्ट, इस तरीके से 10 वोल्ट में वेरिएशन बहुत कम, 20 पर थोड़ा और ज्यादा, 30 पर और ज्यादा वेरिएशन, 40 पर और ज्यादा, ठीक है, और 54 पर सबसे ज्यादा वेरिएशन आया। यानी 54 वोल्ट एंड 50 डिग्री एंगल पर यहां सबसे ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी यानी मैक्सिमा उनको प्राप्त होने लगा। तो ये बात उन्होंने प्रूव कर दी कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स यहां आकर वेव के नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जिससे डिफ्रैक्शन प्रूफ हो रहा है। लेकिन अब मेन बात हो रही है बच्चों अपने पास में, अरे ये बात तो तब थी जब हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए सर, कुछ इधर चले गए, हो सकता है सर इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए हो सकता है सर उधर इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर कम चले गए तो हो सकता है सर इंटेंसिटी कम हो गई हो, इसलिए हो सकता है कि सर वहां डिफ्रैक्शन बता रहा हो, इसलिए हो सकता है कि सर वहां डिफ्रैक्शन आ रहा हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन 10 पहुंच गए साहब, इधर कितने पहुंच गए 5, तो इधर 10 पहुंचे तो गैलोमीटर में यहां ज्यादा डिफ्लेक्शन बता दिया और इधर 5 पहुंचे तो डिफ्लेक्शन क्या बता दिया, कम बता दिया। अरे सर तो फिर डिफ्रेक्शन कैसे हुआ,
यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज्यादा दे रहा है, तो डिफ्लेक्शन हुआ कैसे? यहाँ इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे तो इंटेंसिटी सर ऑटोमेटिक कम हो गई, यहाँ 10 पहुंची तो ज्यादा हो गई। ओहो, अब डेविडसन जर्मर के लिए और सिर दर्द हो गई ये बात कि अरे मेरे जो डिफ्रेक्शन को मैंने बताया है, अब तो लोग ये कहने लगे भाई इधर तेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा गए हैं इसलिए यह इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, डिफ्रेक्शन की वजह से नहीं आ रही। और यह इलेक्ट्रॉन कम गए इसलिए यह क्या आ रहा है अपने पास में, यह क्या आ रहा है, इंटेंसिटी कम आ रहा। अब क्या करें, अब क्या करें? अब उनके लिए ये बहुत खतरनाक वाली बात हो गई कि अब इसको कैसे प्रूव किए। अब यहां जो फिल्टर का इन्होंने यूज किया, अब उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहां से केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, केवल और सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया गया, और वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आया अपने पास में, वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आया, निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट हुआ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पर टकराया और टकराने के बाद टूट गया। इलेक्ट्रॉन तो कभी ब्रेक हो नहीं सकता, सबसे छोटा पार्टिकल से, तो ये तो कभी ब्रेक हो नहीं सकता। तो यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, भाई तूने 15 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 10 इधर पहुंच गए, 5 इधर पहुंच गए, यहाँ 10 पहुंचे, तेरी इंटेंसिटी तब ज्यादा आ रही है, डिफ्रेक्शन की वजह से नहीं आ रही, ज्यादा शानपति मत कर हमारे साथ, तेरा ये डिफ्रेक्शन गलत है, तू गलत बता रहा है हमारे को। तो उन्होंने देखा कि यार ये बात हो सकता है, ऐसा हो, तो उन्होंने वापस से रिसर्च किया, और वापस से क्या किया, इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया केवल, इस फिल्टर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीम की फॉर्म में निकाला, और इस निकल क्रिस्टल पे उन्होंने इंसिडेंट करवाया, और एक इलेक्ट्रॉन जब, अब उस एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आया, और फिर वापस से गैल्वेनोमीटर को इधर कभी, क्योंकि डिटेक्टर कभी इधर किया, कभी इधर किया, कभी इधर किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिटेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को इधर डिटेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा, और देखा कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण भी, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हर पॉइंट पर सेम नहीं आ रहा था। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण भी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सेम नहीं आ रहा था। ओ, अब बात प्रूफ हो गई, अब बात प्रूफ हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद में, टकराने के बाद में, स्पीड से टकराने के बाद में वेव फॉर्म में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और इन वेव फॉर्म में पाथ डिफरेंस बनने के कारण, इन वेव में पाथ डिफरेंस बनने के कारण फेज डिफरेंस आता है, जिससे क्या होता है बच्चों, डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, जिससे डिफ्रैक्शन होता है। यानी उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी बात बता दी कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हर जगह रिफ्लेक्ट जब हो रहा था, तो क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही गया, मान लो इलेक्ट्रॉन तो, वो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर ही गया, टूटा तो ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन इधर गया तो फिर इधर तो इंटेंसिटी आनी नहीं चाहिए थी, जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी यहां भी आ रही थी, यहां भी आ रही थी, लेकिन उस इंटेंसिटी में वेरिएशन था, यहां ज्यादा थी, यहां कम थी। और मैक्सिमम कितनी आई, मैंने कहा मैक्सिमम 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के लिए उनको मैक्सिमम प्राप्त हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या कहा कि वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रूफ कर दिया है, इसका मीन यहां से टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होने लगा, यहां रिफ्लेक्ट होने लगा, तो ये वेव की फॉर्म में आ रहा है भाई, और उस वेव की फॉर्म में आने के कारण ही इन वेव में कुछ पाथ डिफरेंस बनता है, जिसको अभी मैं समझाऊंगा वापस से। कुछ पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस बनता है, इस वजह से कुछ पॉइंट पर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा आता है, कुछ पर कम आता है, यानी वहां डिफ्रैक्शन होता है भाई। और यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ वेव फॉर्म को भी बता रहा है। ये इनका क्या था बच्चों, एक्सपेरिमेंट था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम मैथमेटिकल देखो किस तरीके से बता रहे, ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, पहले चलो एक बार नोट कर लो, पहले 1 2 3 4 पे डायग्राम बना लो भाई, आप ना डायग्राम बना लो। तो ऐसा बच्चों आपको अपनी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, आप किसी भी स्कूल में बच्चों पढ़ते हैं तो इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। तो ये इस तरीके से जो हमने समझाया बच्चों, इसको दिमाग में रखे, कॉन्सेप्ट अपने पास में पूरा 100% माइंड में होना चाहिए। अब देखिए भाई,
क्या ये हमारे पास में डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस अपने पास थी, क्या ये उसको प्रूव करता है क्या? डेविडसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को प्रूव करता है क्या? तो इनके लिए हम ब्रेक का लॉ पढ़ेंगे भाई। साइंटिस्ट जो बच्चों अपने पास ब्रेक थे, हम ब्रेक का लॉ पढ़ेंगे, ब्रेक्स लॉ, BREA, ठीक है, ब्रेक्स लॉ। अब ब्रेक का लॉ क्या है अपने पास में, इन्होंने किस तरीके से इस चीज को 100% मैथमेटिकल प्रूफ करके बता दिया कि डेविडसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिफ्रैक्शन को प्रूफ किया गया है उसमें। और उसके लिए देखो उन्होंने क्या किया। अब हमें बच्चों पता है, जैसे ये निकल क्रिस्टल है, ठीक है, और इस निकल क्रिस्टल में बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की लेयर्स होती है, जो ये पार्टिकल्स रहते हैं उनकी बहुत सारी लेयर्स होती है, इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स होती है। तो ये मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये अपने पास लेयर्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स है। हो सकता है कि लाइट यहां इंसिडेंट हो रहा हो सकता है कि लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां इंसिडेंट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन यहां से वापस से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तो बच्चों हम देखेंगे कि इनमें क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस बनेगा। पाथ डिफरेंस बनेगा तो फेज डिफरेंस बनेगा। फेज डिफरेंस बनेगा, कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, कुछ पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी आएगा, जिससे डिफ्रैक्शन प्रूफ होगा। तो हम उस चीज को समझा रहे हैं, देखिए समझे भैया कैसे समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे ये निकल क्रिस्टल जिस पर हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये निकल क्रिस्टल में बच्चों बहुत सारी लेयर्स बनेगी, ये बहुत सारी लेयर्स बनेगी अपने पास में, ठीक है, ये बहुत सारी लेयर्स अपने पास में। और ये जो लेयर्स अपने पास में है, इनके मिड के डिस्टेंस को बच्चों में मान लेता हूं कितना, स्मॉल डी है। अब एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आया, इंसिडेंट हुआ, और यहां से क्या हो गया बच्चों अपने पास में, यानी ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हुआ और ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो कि बच्चों ये यहां इस दूसरी लेयर पर आकर इंसिडेंट हुआ और ये यहां से यहां चला गया, और हम देख रहे, एक मिनट इसको इसके साथ में ले लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये देखे बच्चों, ये क्या आया था, ये अभी आप देखें निकल क्रिस्टल ये था, आ रहा था, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा था और ऐसे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था, ऐसे अपने पास में रिफ्लेक्शन के बाद जा रहा था, ये एंगल फाई था, और तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, फाई होगा, ये एंगल फाई होगा। तो ये हमने चलो एंगल फाई ले लिया है, ठीक है। यहां देखिए ये लो, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे ले लिया। अब यदि दो इलेक्ट्रॉन्स आए और इन इलेक्ट्रॉन के जाने पर पाथ डिफरेंस बना, इन इलेक्ट्रॉन के जाने पर पाथ डिफरेंस बना, तो उस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस बनेगा। यही तो डिफ्रैक्शन में पढ़ते हुए कि यदि पाथ डिफरेंस बना तो फेज डिफरेंस बनेगा। फेज डिफरेंस बनेगा तो इंटेंसिटी कुछ पॉइंट्स पर कुछ जगह मैक्सिमम आएगा, कुछ पर मिनिमम आएगा, यानी डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा वहां पर, जो वेव थ्योरी को प्रूफ करेगा, इलेक्ट्रॉन को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन भाई तू आगे जाकर स्पीड से मोशन करके क्या बनाता है, वेव बनाता है। तो देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम इसको कैसे प्रूफ करें। तो ये निकल क्रिस्टल है बच्चों अपने पास में, और नॉर्मली में निकल क्रिस्टल में ये जो भी अपने पास में लेयर्स, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स भी उसमें होगी, तो दो लेयर की डिस्टेंस हमने स्मॉल डी ले ली है, ठीक है। अब ये एंगल में मान लेता हूं कि बच्चों ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये तो फाई हुआ अपने पास में, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, और ये एंगल भी थीटा रहेगा, तो ये एंगल भी बच्चों थीटा मान लेता हूं। तो आप ये देखेंगे बच्चों, ये और ये अच्छे से देखें आप, क्या इसमें पाथ डिफरेंस है क्या, पहले ये देखिए इसमें पाथ डिफरेंस है क्या, तो देखें यहां से आप देखें बच्चों, ये रे, यह जो भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का पाथ, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का पाथ सेम है, ये पाथ सेम है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट हो रहा है यहां से यहां तक,
और यहां से यहां तक पहुंचेगा तो पाथ सेम है। इसका मीन इतना आने में और इतना जाने में क्या आ रहा है बच्चों, उनका पाथ डिफरेंस आ रहा है। और इसी पाथ डिफरेंस की वजह से यहां फेज डिफरेंस आता है और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती रहती है और डिफ्रेक्शन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में अपने पास शो होने लगता है। तो यहां ये पाथ डिफरेंस अपने को बच्चों फाइंड करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो बच्चों ये एंगल की हम बात करनी पड़ेगी हमें, एंगल की, ठीक है। तो ये एंगल बच्चों कितना रहेगा, पूरा 90 रहेगा। ये एंगल पूरा 90 रहेगा। तो बच्चों ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस, यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूं, इस तरीके से बता देते हैं भाई। यहां देखिए, ये एक चला गया, ये दूसरा चला गया, ठीक है। और ये पाथ डिफरेंस है। ये एंगल कितना रहेगा बच्चों, तो ये एंगल रहेगा यहां 90 माइनस थीटा। और चलो इसी में बता देते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। यानी ये वाला एंगल, एंगल फर्स्ट और सेकंड बोल देता हूं, ठीक है। और एंगल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कितने रहेंगे बच्चों, 90 माइनस थीटा रहेंगे। ये एंगल कितने का रहेगा बच्चों, 90 का। ये एंगल भी कितने का रहेगा, 90 का। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यदि टोटल पाथ डिफरेंस आपने निकाल दिया तो हम बता देंगे कि वास्तव में मैथमेटिकली जो ब्रेग का लॉ है वो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को भी, हाइपोथेसिस जो है उसको भी प्रूफ कर रहा है और डेविडसन जर्मर भी एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो रहा है। तो यहां यहां आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ये पाथ डिफरेंस, ये पूरा पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यदि ये पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। ये 90 है तो ये हाइपोटेनिस हो गया, ये बेस हो गया। यानी आपको बच्चों क्या पता है, हाइपोटेनिस आपको पता है, देखो डी है। और आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, परपेंडिकुलर फाइंड करना, सॉरी बेस आपको फाइंड करना है। हाइपोटेनिस गिवन है बच्चों स्मॉल डी, और फाइंड क्या करना है आपको, बी, बेस फाइंड करना है। क्योंकि बेस ही क्या है बच्चों अपने पास में, ये बेस ही क्या है, यहाँ पाथ डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा से लिखेंगे भाई। तो पाथ डिफरेंस ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। और हम ये देख रहे हैं जो पाथ डिफरेंस, जैसे पॉइंट का नेम दे देता हूं, ये पॉइंट बच्चों ए दे देता हूं, ये बी दे देता हूं, ये सी देता हूं। जो पाथ डिफरेंस ए बी का रहेगा वही पाथ डिफरेंस बच्चों बी सी का रहेगा। तो पाथ डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा यहां निकाल लो बच्चों, कोस थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, 90 माइनस थीटा है। क्योंकि आपको बेस चाहिए, हाइपोटेनिस गिवन है स्मॉल डी। तो कोस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस आपको चाहिए पाथ डिफरेंस, और अपॉन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो बी यानी कितना है, डी कोस 90 माइनस थीटा। और हमें पता है कि बच्चों कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो टोटल यदि ये ए बी, ये क्या कौन आया बच्चों अपने पास, ये बेस, ये बेस, चलो ए बी कर देता हूं इसको, ये ए बी आया आपके पास में, ठीक है। ये ए बी आया। और हमें पता है कि जो ए बी होगा उतना ही कौन होगा बच्चों अपने पास, बी सी होगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, टोटल पाथ डिफरेंस आएगा ए बी प्लस बी सी, मतलब डी साइन थीटा का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पाथ डिफरेंस को बच्चों हम डेल्टा लिखते हैं। और ये क्या आएगा, 2d साइन थीटा। कितना है बच्चों अपने पास, पाथ डिफरेंस यहां 2d साइन थीटा आ गया।
तो ये पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा आ गया। अब याद करें बच्चों, जो पाथ डिफरेंस आता है किसमें, कंस्ट्रक्टिव में, किसमें भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, जिसमें मैक्सिमा आता है, जिस पर क्या आता है बच्चों, मैक्सिमा आता है। वो पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए कितना प्राप्त होता है, एन लैम्डा प्राप्त होता है। अब ये जो डी है, जो निकल लेस अपने पास है क्रिस्टल का, इसमें डी होता है बच्चों 0.91 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यदि हम इसको सोल्व करते हैं, इसका वैल्यू यदि हम पुट करते हैं, तो देखो कितना आता है, कितना आता है, चलो एक बार नोट कर लो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं साफ करता हूं, नोट कर लो भाई, पॉज करके नोट कर लिया करें, अब इसका कोई काम नहीं है अपने पास में, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। अब ये हम बात करें तो थीटा, ओहो डायग्राम तो साफ कर दिया, चलो कोई नहीं करते हैं। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 2d साइन थीटा आएगा। अब मैं मान लेता हूं कि एन क्या होगा बच्चों, जैसे एन लैम्डा क्यों आता है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आता है। एंगल की बात तो करनी पड़ेगी भाई, एंगल की बात तो करनी पड़ेगी। ये लो, ये बच्चों एंगल कितना था, ये एंगल पूरा फाई था, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल फाई था। तो ये एंगल कितना रहेगा बच्चों, 5/2। ये एंगल कितना रहेगा, 5/2, और अपने को तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना रहेगा, यहां से लेकर यहां तक, ये कंप्लीट एंगल कितने का रहेगा बच्चों, 90 का। एक मिनट बड़ा बना देता हूं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं इस डायग्राम को, जरूरत पड़ेगी भाई इस डायग्राम की। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये पूरा एंगल बच्चों 5 था, तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ये एंगल कितना बच्चों, थीटा, और ये पूरा एंगल कितने का रहता है बच्चों, 90 का रहता है। और अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, थीटा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं मान लेता हूं कि बच्चों हमें मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमा। और ये मैक्सिमा किसके लिए प्राप्त हो रहा है, जब फाई कितना डिग्री होता है बच्चों, 50 डिग्री होता है, यानी फाई का वैल्यू तो गिवन है अपने पास 50 डिग्री। तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल लेता हूं, एन कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो लैम्डा कितना आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन का, 2d साइन थीटा। अब समस्या क्या आ गई बच्चों, थीटा नहीं पता। तो थीटा फाइंड करने के लिए आप ये देखें कि ये कंप्लीट एंगल अपने पास कितना का है बच्चों, 90 का है। कंप्लीट एंगल कौन कौन सा बच्चों, थीटा। सेकेंड एंगल कौन सा हो गया बच्चों, 5/2, कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 5। 5 कितना है बच्चों, 50 डिग्री मैक्सिमम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 50 डिग्री पर आ रहा था तो 50 डिग्री रखा, ठीक है। और ये 90, तो थीटा इक्वल्स टू ये कितना रहा बच्चों, 25। तो 90 माइनस 25 इक्वल्स टू 65 डिग्री आ गया। तो लैम्डा एक्सपेरिमेंटली, यानी एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं, तो इसका जो लैम्डा आया, वेवलेंथ जो आया इलेक्ट्रॉन का, जो डिफ्रैक्शन कर रहा था, वो कितना है बच्चों, 2d। d का वैल्यू 0.91 इन एंगस्ट्रॉम, एन साइन थीटा, यह लिख देता हूं। ये लैम्डा किस में आ रहा है बच्चों, बच्चों इन एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, और साइन 65 डिग्री। और इसको जब सोल्व किया गया बच्चों, तो इसका वैल्यू आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 1.65 एंगस्ट्रॉम प्राप्त हुआ। और हमने बच्चों इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ भी फाइंड किया है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हमने फाइंड किया है भाई। देखे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है बच्चों लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया, ये तो एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ आया है। और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन डिवाइड में √v इन एंगस्ट्रॉम में आता है। वी बच्चों वोल्टेज है, और मैक्सिमा, ये मैक्सिमा के लिए अपने पास क्या है, लैम्डा है, वो भी एक्सपेरिमेंट से है, ब्रेक के लॉ से है। और वी जो है वो 50 डिग्री पर बच्चों मैक्सिमा बताता है,
54 वोल्टेज पर। कितने वोल्टेज पर? 54 वोल्टेज जो बताता है भाई। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 12.27 और रूट 54 इन एंगस्ट्रॉम। इसको जब सोल्व किया गया तो ये बच्चों वैल्यू आया 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था उसका और उसका मैथमेटिकल वैल्यू था, और दोनों एक दूसरे के देखो कितने क्लोजेस्ट आ रहे हैं आपके पास, कितने क्लोज वैल्यू आ रहे हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई डी ब्रोई ने भी जो वेवलेंथ दिया था, जो सजेशन दिया था, जो हाइपोथेसिस अपने पास दी थी, वो बिल्कुल करेक्ट आई। और करेक्ट आई इसका मीन इलेक्ट्रॉन्स बच्चों वेव फॉर्म भी यहां बता रहा है, यानी पार्टिकल्स बच्चों वेव फॉर्म को भी डिफाइन करते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। तो बच्चों कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे की क्लास ही मान कर चला आपकी और भी इससे बेटर आती रहेगी। थैंक यू।